मेरा नाम आरती है। रात के 12 बजे का टाइम था और मैं अभी अभी अपने कमरे में आई थी। मेरे पीछे मेरी नंद साक्षी भी आ गई। मैं उसे अपने कमरे में देखकर हैरान हो गई। साक्षी, अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। मैंने उसे कहा तो वह नाराज़ होने लगी। भाभी, मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। हाँ बोलो, क्या चाहिए? मैंने जल्दी में कहा, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। भाभी, मुझे आपका ये सूट बहुत प्यारा लगता है। आप प्लीज़ मुझे ये दे दो, मैं आपको सुबह वापस कर दूंगी। मेरी नंद ने इस तरह बोली बनकर कहा कि मेरा दिल पिघल गया। वैसे भी वह मेरी छोटी बहन की तरह ही थी। मैं उससे कोई चीज़ अलग नहीं रखती थी, हमेशा उसकी मदद करती थी। हाँ हाँ साक्षी, तुम ज़रूर ले लेना। अभी तुम जाकर सो जाओ, मैं तुम्हें ये सूट सुबह दे दूंगी। नहीं भाभी, मुझे ये अभी चाहिए, उसने जिद करते हुए कहा। अच्छा रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे कपड़े चेंज करके दे दिए, मगर मुझे अजीब लग रहा था। मैं उसे धोकर साफ सुथरा करके देना चाहती थी। मैंने उसे अपने बाकी सूट भी दिखाए, मगर वह तो वही सूट लेना चाहती थी। उसके जाते ही मुझे ध्यान आया कि दुपट्टा तो वह यहीं छोड़ गई। वैसे तो ये कोई वक्त नहीं था कि किसी कमरे में जाने का, लेकिन वह 2 मिनट पहले ही मेरे कमरे से निकली थी। मैं दुपट्टा लेकर जल्दी ही अपनी ननद के कमरे में आ गई, मगर उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और वह अपने कमरे में नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने जाकर अपनी सास के कमरे में देखा, मगर वह वहाँ पर भी नहीं थी। हे भगवान, ये साक्षी कहाँ चली गई? इतने में मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो देखा साक्षी वहाँ से अंदर आ रही थी। साक्षी, तुम इस वक्त बाहर कहाँ गई थी? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं भाभी, मैं तो बस दरवाज़ा बंद कर रही थी। दरवाजे के पास एक बिल्ली नज़र आई थी, बस उसे बाहर करने चली गई थी। फिलहाल मैंने उसे दुपट्टा दिया और वापस अपने कमरे में आ गई। आज संदीप को गए हुए 3 दिन हो चुके थे और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। उनकी यादों में खोए हुए मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरा सिर भारी हो रहा था। शादी में जाने की वजह से बहुत थकावट हो गई थी। मैंने उठकर घर के सारे काम निपटा लिए और दिन के 11 बजे अपनी बहन को फ़ोन करने बैठी ही थी कि साक्षी मेरे कमरे में आ गई। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। ये तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर साक्षी को थाम लिया। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे लगता था जैसे उसे बुखार था। मैंने उसके माथे पर हाथ लगाया तो वह बुखार से तप रही थी। भाभी, मेरी तबीयत को ना जाने क्या हो गया है, साक्षी ने बड़ी तकलीफ में कहा। अरे, तुम्हें तो तेज़ बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लेकिन साक्षी अपने कमरे में जाना चाहती थी। मैं उसे उसके कमरे में छोड़कर वापस आ गई। अपनी बहन से बातें करते करते दोपहर का वक्त हो गया। मैंने दोपहर का खाना बनाया, मगर साक्षी खाने की मेज़ पर नहीं आई। मैं उसे ढूंढती हुई उसके कमरे में पहुंची। उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मेरी सास भी साक्षी को बुला बुलाकर थक गई थी। फिर शाम का खाना भी हमने अकेले खाया। साक्षी कमरे से बाहर नहीं आई। अगले दिन संदीप आ गए। मैंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। तब मुझे साक्षी का ख्याल आया। वह भी साक्षी से मिलने गए थे, मगर साक्षी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह कहने लगे, मुझे लगता है कि साक्षी तुम्हारी किसी बात से नाराज़ हो गई है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वह 2 दिन से अपने कमरे में ही बंद है। हम में से किसी को भी वह कुछ नहीं बता रही। साक्षी की वजह से हम सब परेशान थे। बड़ी मुश्किल से संदीप और मम्मी जी ने साक्षी के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह बरसों की बीमार नज़र आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे
काले रंग के दाग पड़ गए थे। इससे पहले कि हम साक्षी से कुछ पूछते, वह घर के दरवाजे पर गिरकर बेहोश हो गई। हम जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। ठंडे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, मगर उसे होश नहीं आया। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की तो बहुत कम धड़क रही थी। तब हमने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। संदीप ने जल्दी से गाड़ी निकाली और हम साक्षी को गाड़ी में लेकर अस्पताल पहुंच गए। वहां हमने साक्षी को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि साक्षी की हालत नाजुक है। उसे 24 घंटे आईसीयू में रखा जाएगा। उसके बाद ही कोई फैसला होगा। संदीप और मम्मी जी मुझे कोसने लगे, बोले कि तुमने ही उसे कुछ कहा होगा, वरना वह खुद को क्यों कमरे में बंद रखती। मैं मम्मी जी और संदीप की बात का क्या जवाब देती। मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। मैं तो अपनी नंद को बहनों जैसा प्यार करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि साक्षी की हालत अब थोड़ी बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसे किसी गंभीर टेंशन में रखा गया है। हम लोग साक्षी से मिलने उसके कमरे में गए तो वह अपनी आंखों से ऊपर छत पर घूर रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि साक्षी को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा है। अगर देर हो जाती तो वह मौत के मुंह में जा सकती थी। साक्षी के बारे में ये जानकर मम्मी जी को बहुत दुख हुआ। सांस घुटना ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर दिन में साक्षी को अस्पताल से डिस्चार्ज करा दिया गया। यहाँ डॉक्टर ने हमें बुलाकर ये सलाह दी कि साक्षी को बाहर की ताज़ा हवा में रखें। हम लोग साक्षी को लेकर घर आ गए। वह कुछ खोई खोई सी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी है। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि वह बार बार अपने कमरे में जाने की जिद करती रहती थी। मजबूर होकर हमने भी उसे उसके कमरे में भेज दिया। साक्षी ने अपने कमरे में फिर से जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर उसका दरवाज़ा बंद रहा। हमें दोबारा शक होने लगा। हमने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी और वह परेशान लग रही थी। अब की बार भी वैसा ही हुआ और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी और दोबारा से बेहोश हो गई। मम्मी जी और संदीप एक बार फिर साक्षी को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने यही बात कही कि तुम लोग हमारी भाषा समझ नहीं पाते। उसे ताज़ा हवा में रखो और बार बार उसका दम घुटने की वजह से उसके साथ ये समस्या आ रही है। अब अगर ये लापरवाही की गई तो साक्षी को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों की समस्या भी हो सकती है। इस बात पर हम सब शक में पड़ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने संदीप से बात की। साक्षी को कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अगर ऐसा ही करेंगे तो उसकी सेहत को खतरा होगा। संदीप बोले, तुम्हें उसके कमरे में जाकर देखना होगा कि अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से कतराती है। संदीप की बात भी सही थी। मैंने साक्षी के कमरे में खिड़की के पर्दे को खिसका दिया था ताकि वह जब अकेले कमरे में हो तो मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो साक्षी हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर साक्षी अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की तो मैं देखकर हैरान हो गई कि साक्षी ने अपने आजू बाजू बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थी और वह उनमें चुपचाप बैठी थी। साक्षी ने अपने बाल खोल रखे थे।
उसका हुलिया अजीब सा था। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि साक्षी का दम मोमबत्ती जलने की वजह से घुटता है। मोमबत्ती से एक खास तरह की गैस निकलती है जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारियां होती हैं। और अगर इंसान ज़्यादा देर मोमबत्तियों के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अब की बार साक्षी ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटे, मोमबत्तियां बुझाकर एक दराज में डाल दी और दराज बंद कर दिया और गुस्से में बोली, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा। साक्षी मेरी जान, मेरे कपड़े तो वापस कर दो जो तुमने 1-2 हफ्ते पहले दिए थे। मुझे कल ज़रूरी काम पर जाना है। वह कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दे दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूंगी। सुबह सूख जाएंगे तो मैं फंक्शन पर पहनकर चली जाऊंगी। मेरी बात पर साक्षी का गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ भाभी, आपके कपड़े, वह तो मैं भूल ही गई थी। आप ऐसा करो, मेरा और कोई कपड़ा ले लो। मैं आपको वह कपड़े अभी नहीं दे सकती। मेरी नज़र सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े सामने ही लटक रहे थे। अच्छा तो साक्षी, मेरी बात सुनो, तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है। मैंने ये कहकर साक्षी के कमरे का पर्दा हटाना चाहा। भाभी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिना पर्दे के कैसे सोऊंगी? कोई बात नहीं साक्षी, इस घर में और कौन है? तुम्हारा भाई ही तो है और मम्मी जी हैं। तुम ऐसे ही सो जाया करो। मैंने आगे बढ़कर पर्दा हटाना चाहा। साक्षी ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, सुबह बात करेंगे। मैंने साक्षी से जिद करना अच्छा नहीं समझा। कमरे में आकर संदीप को सारी बात बता दी और बताया कि साक्षी की सांस बार बार बंद होने की क्या वजह है। मेरी बात पर वह भी बहुत हैरान हो गए कि साक्षी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि साक्षी कोई भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में पड़ गई है। तुम मेरी बहन को जानती हो, मगर मैं उस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि साक्षी ये सब बिना वजह कर रही है। खैर, मैं उस वक्त बाथरूम में चली गई। मैंने एक टब को पानी से भर डाला और जो कपड़े मैंने साक्षी को 1 हफ्ते पहले दिए थे उसमें डालने लगी कि मेरी नज़र अपने सूट के गले पर पड़ी। मैंने देखा तो वहाँ अंडे के छींटे लगे हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कपड़े को पलट कर देखा तो काफ़ी जगह पर अंडे के छींटे लगे हुए थे और उनमें से बदबू भी आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि साक्षी ने मेरे कपड़ों का ये क्या हाल किया है। मैंने कपड़े जल्दी से सर्फ में भिगो दिए और ज़्यादा पानी डालकर उन्हें खंगालने की कोशिश की। तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि कपड़ों में काफ़ी सारा रंग भी डाला गया था। कपड़े तार पर डालकर मैं बाहर आई तो संदीप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वह भी परेशान थे। मैंने उन्हें ये बात बताकर और ज़्यादा परेशान कर दिया, मगर मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। मैं रात भर यही सोचती रही कि साक्षी के लिए ऐसा क्या करूं कि उसे मुझ पर विश्वास हो जाए, वह अपनी हर बात मुझसे शेयर करे और मैं उसे इस मुसीबत से बचा लूं। यही सोचते सोचते रात के 3 बज गए। मैं काफ़ी देर तक जागती रही। मुझे करीब करीब सुबह का वक्त हो गया। जब नींद आने लगी तब मैं उठकर नहा धोकर पूजा पाठ में बैठ गई। अब तो मैंने सुबह लेट ही उठना था। मैं जानती थी क्योंकि रात को काफ़ी देर से नींद नहीं आई थी। मगर सुबह के करीब 7 बजे मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ सुनी। मेरी सास रो रही थी, जबकि मेरे पति भी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। मैं फ़ौरन हड़बड़ाकर उठी और बाहर आ गई। मैंने देखा कि घर में हमारे कुछ रिश्तेदार भी आए थे।
जबकि माँ जी का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मी क्या हुआ है? मैं जल्दी से अपनी सास के पास पहुंची तो देखा कि सामने मेरी नंद साक्षी चारपाई पर ठंडी पड़ी थी। उसके मुंह से खून आ रहा था, बाल बिखरे हुए थे। माँ जी, उसे क्या हुआ है? मैंने आगे बढ़कर अपनी नंद का सिर गोद में लिया और संदीप ने मुझे जल्दी जल्दी साक्षी को संभालने को कहा और खुद गाड़ी लेने चले गए। साक्षी बहुत बीमार थी, उसके मुंह से खून की उल्टी आ रही थी। संदीप जल्दी से गाड़ी लेकर आ गए। हम साक्षी को अस्पताल लेकर गए। अब की बार तो हमने उसे दवाइयाँ भी वक्त पर दी थी, मगर भगवान न जाने फिर क्या हुआ। साक्षी को अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल वालों ने आईसीयू में भर्ती कर लिया। साक्षी की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि साक्षी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और सबसे मुश्किल बात ये थी कि उसकी बीमारी डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी सुबह शाम टेस्ट करके थक गए थे, मगर बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अगली सुबह 4 बजे हमें ये खबर मिली कि साक्षी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मम्मी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह भी मुझे मनहूस कह रही थी कि तू मेरी बेटी को खा गई। मैं उनका दुख समझ सकती थी, इसलिए चुप रही। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक नौजवान लड़की 1 हफ्ते के अंदर बीमार रहकर जिंदगी की बाजी भी हार सकती है। साक्षी को दुनिया से गए हुए अभी 21 दिन ही हुए थे कि मैं साक्षी के कमरे में गई। मैंने उसके कपड़े गरीबों को दान कर दिए। अब साक्षी का कमरा करीब करीब खाली हो गया था। सिर्फ उसकी एक अलमारी थी जो उसके बेड के पास रखी हुई थी। अलमारी पर हर वक्त एक मोटा सा ताला लगा रहता था। साक्षी के जाने के बाद उसकी चीज़ों को यादगार बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन उसके बेड के पास पड़ी उस चीज़ों ने मुझे उस ताले को तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि उसकी अलमारी में ऐसा क्या रखा था और उन दिनों जब बीमार हुई उसकी क्या सरगर्मियाँ थीं। मैंने ताला खोलने की कोशिश की, मगर ताला अलमारी के अंदर बना हुआ था, इसलिए खोल नहीं पाई। मिस्त्री को बुलाकर बड़ी मुश्किल से वह ताला तोड़ा गया। अंदर से किताबों और फाइलों का एक पुलंदा निकला। मैं एक एक करके किताबें देखने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। किताबें भूत प्रेत आत्माओं से भरी पड़ी थी। मेरी नंद बचपन से ही एक टांग से थोड़ा सा लंगड़ाकर चलती थी। उसकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मगर न जाने कब साक्षी इन चक्करों में पड़ गई। पहले तो उसने आत्मा वगैरह से बात करने की कोशिश की, फिर ऐसी चीज़ें करने लगी जिनका हकीकत की दुनिया में कोई भी मतलब नहीं था। मैंने साक्षी की डायरी भी पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह अपने अपाहिज होने की बीमारी को इस आत्माओं से ठीक कराना चाहती थी। उसे कोई और शिकार नज़र नहीं आया तो उसने मुझे निशाना बनाना चाहा। भगवान की कृपा थी कि साक्षी ने मुझसे कपड़े भी उसी मकसद से लिए थे, मगर उसका ये मकसद फेल हो गया और मोमबत्तियों और चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उसे सांस की तकलीफ़ हो गई। साक्षी को वक्त पर इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि वह इन चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ जादू का असर समझती रही। उसे दिल का दौरा पड़ा तो वह भी दम घुटने की वजह से हुआ था। साक्षी अपने कमरे में बैठकर क्या करती है, हम इस बात से बेखबर थे। अब ये हाल था कि साक्षी को कुछ कह भी नहीं सकते थे और फिर खुद साक्षी किसी भी बात को नहीं सुनती थी। अपनी मरी हुई ननद के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। काश कि वह एक बार मुझसे कहती तो मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करती।
मेडिकल की दुनिया में हर चीज़ का इलाज है, मगर उसने गलत रास्ता अपनाया और अपनी बीमारी में मुझे भी अपना शिकार बनाने के बारे में सोचा। भगवान ऐसे लोगों को अच्छी राह दिखाए, साथ साथ उनको सब्र करने के भी हिम्मत दे। आप सबसे मेरी विनती है कि मेरी मरी हुई ननद के लिए प्रार्थना करें। मैं उसे अपने पूरे दिल से माफ़ कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान भी उसे माफ़ कर दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।